प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में ख़ास बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, और दूसरी ख़ास बात जो हुकूमत के हवाले से है, जिस पर हुकूमत क्रेडिट ले रही है और वो क्रेडिट उसका बनता भी है, वो ये कि करंट अकाउंट खसारा जो पिछली हुकूमत 20 अरब का छोड़ के गई थी, इस हुकूमत ने उसमें 73% कमी की है और उसको 3 अरब रुपये पर ले आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो चीज़ें जो इकॉनमी को में रिफॉर्म्स लेकर आनी थी, जो उसको दुरुस्त में लेकर जाना था, उसमें हुकूमत कितनी कामयाबी ला पाई। टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा नहीं हुआ, जीडीपी ग्रोथ माइनस में आ गई 3.2 का हदफ रखने के बाद। इन तमाम चीज़ों में की ज़िम्मेदारी क्या कोरोना पर डाली जा सकती है? कोरोना को जहन में रखते हुए किस तरह का बजट मुतवक्के था और क्या उसी तरह का बजट आया है? नए जो टैक्सेस का हदफ है वो 4900 अरब रुपए से ज़्यादा का हदफ मुकर्रर किया गया है, यानी जितना टैक्स कलेक्शन इस मरतबा हो पाई है उसमें तकरीबन 25% के करीब इजाफा कर दिया गया है अगले साल के लिए। अब ये इंक्रीज़ कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा जबकि कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया? ये कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आबिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आबिद हसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सब सदर हैं इंडस्ट्रियल अलायंस कराची के। जाहिद हुसैन साहब आपको भी खुशामदीद। शाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और या मकबूल जान साहब मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आबिद हसन साहब, कैसे देखते हैं मजमूई तौर पर इस बजट को आप? देखें, ये तो अब चूंकि मैं तो ये वर्ल्ड बैंक IMF को अच्छी तरह जानता हूँ, 30 साल वहाँ नौकरी की वाशिंगटन में। ये बेसिकली बजट मेड बाय IMF फॉर द IMF। चलें, आपकी मजबूरी है। एक तो आपने इतना ये पूरी दुनिया में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कीजिए कि हम बहुत गरीब हैं, हम पे रहम करें, जबकि आप एक न्यूक्लियर मिडिल इनकम कंट्री हैं। आपका टोटल नैरेटिव गलत है। आपका ख्याल था आप इस तरह भीख मांगे जाएंगे तो IMF शायद रियायत कर देगा। वो इस तरह नहीं ऑपरेट करता। वो तो हंस रहे थे कि हमारा ये गवर्नमेंट का क्या नैरेटिव है। एनीवे, कमिंग बैक, बात ये है, ये भी झूठ बोल रहे हैं कि जी कोई टैक्स नहीं है। ये जो 1000 अरब एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएगा? कोई चाइना वाले आके टैक्स देंगे? वो हमारे लोग टैक्स देंगे ना। सो ये इस किस्म का आप क्यों, मतलब स्पेशली फ्रॉम अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस किस्म की झूठ बोलना कि जी कोई नया टैक्स नहीं, 1000 अरब आपने टैक्स एडिशनल कर दिए, विच आई थिंक वाज डेड रॉन्ग। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट आपका कम होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल आपका अभी जब ये साल गुजरा है, पब्लिक डेट टू GDP तकरीबन 100% पे पहुंच गया और फिस्कल डेफिसिट 10, इसको कम करना चाहिए। बट ये 1000 अरब नहीं होना चाहिए था। इसमें आप ये 1000 अरब आपने करना ही था। 4 तरीके थे। एक तो ये है कि आपके एक्सपेंडिचर कट्स बहुत लाजमी है। औरिया साहब गवर्नमेंट में रहे हैं, 25-30 साल इन्होंने जॉब किया। जिस ऑफिस में आप घुस जाएं वहां वेस्ट है। आप आराम से 200, 400, 500 बिलियन वेस्ट जो है ना, ये एक नेशनल एक होने चाहिए थी, जो है अवेयरनेस रेजिंग और एक नेशनल स्ट्रेटेजी कि जी हमने हर दफ्तर से 10 से 20% वेस्ट कम करनी है। वो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है ना? दैट शुड हैव बीन द फर्स्ट कोर्स फॉर रेजिंग रिसोर्सेज। सेकंड, अगेन देखें, टैक्स ऑन वेल्दी, ये बड़ा जरूरी है फॉर दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि जो वेल्दी लोग हैं इस वक्त आप उनको अपील करें कि जी हमें कोरोना टैक्स आप पे लगा रहे हैं, आपके एसेट्स पे लगाएंगे, आपके मतलब एग्रीकल्चर एसेट्स, नॉन एग्रीकल्चर मूवेबल, एंड यू मेक अ केस। ठीक है ना? वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यही तो मौके होते हैं कौमों की लाइफ में, वे यू रीच आउट टू द पीपल एंड मेक अ केस फॉर समथिंग डिफरेंट। वो भी नहीं किया। फिर है अनटारगेटेड सब्सिडीज। अब देखें, मैं आपको बताऊं, पेट्रोलियम की मसनूआत कम हुई, उन्होंने और कम कर दी। हम जैसे लोग 1-1, 2-2 गाड़ियां, हमें पेट्रोल डबल होना चाहिए। हमें क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? मतलब वीट सब्सिडी है, वो लार्ज फार्मर्स उसका फायदा उठाते हैं। फर्टिलाइजर है, वो लार्ज फार्मर्स फायदा उठाते हैं, जो स्मॉल फार्मर को तो ये पहुंचती नहीं है। सो अनटारगेटेड सब्सिडी को ये काम करें। अच्छा, चौथा और बड़ा जो है एक लिहाज से, आपका पावर सेक्टर में जी 100 यूनिट जो खरीदते हैं उसमें 80 यूनिट बिल होता है, यानी कि 20 यूनिट वही के मतलब टेक्निकल लॉसेस वो बनते हैं तकरीबन 300 बिलियन रुपए जी। अच्छा, फिर आपने जब वो
80 यूनिट बिलिंग की जी। तो अच्छा कोई आवेद साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये पावर सेक्टर वाली बात अभी वापस लेते हैं, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आपने और भी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उस पर बाकी लोगों की राय लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, ये 1000 अरब रुपए का हदफ जो है वो बढ़ा लिया गया टैक्स कलेक्शन का, 4900 अरब रुपए का रख लिया गया। पिछली मरतबा हम 3900 अरब रुपये भी पूरा इकट्ठा नहीं कर पाए। आपके ख्याल में ये 1000 अरब रुपया कहाँ से आएगा जबकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया? देखें, यही तो मसला है, यही तो बात सही कह रहे हैं। देखें, डेफिसिट फाइनेंसिंग कम बड़ा खास तौर पे कह देते हैं, खसारे का बजट है, ये खसारा कहाँ से पूरा होगा? आप मुझे दुनिया में कोई एक शख्स बता दें, कोई एक आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया हो और वो बजट जो है 15,000 रुपये का बना दे अपने घर का, कभी भी नहीं बनाएगा। ये मुस्तकिल तौर पे उसकी वजह यही है कि फिर आप स्टेट बैंक को कहते हैं वो जाओ नोट छापो, या स्टेट नोट नहीं छापेंगे कोई और तरीका करेंगे, नहीं तो लोन लेंगे, उसको ब्रिज फाइनेंस, आपने प्रोजेक्ट तो बना दिए हुए हैं। पहली बात जो है, कितनी अच्छी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में आज तक इनकलाबी, रमजान खान साहब से इनकलाबी सूरत की तवक्को करते थे कि आप और कुछ नहीं तो जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्ट है इसको खत्म करें। मैं जिस वक्त आप अंदाजा करें, हम बच्चे थे ना, आरिफ साहब हैं, सब लोग हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि हम जिन डिप्टी कमिश्नरों के कमरों में जाया करते थे उनमें बैत की कुर्सियां होती थी जो अंग्रेज ने खरीदी होती थी। उनके यहाँ बड़ा सा गोल सा पंखा लगा होता था, वही फर्नीचर था, वो सब कुछ। आप तहसीलदार के कमरे में चले जाएं, उसके पास पता नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से आ जाता है, कोई शानदार किस्म का सोफा भी होता है, उसके अंदर एयर कंडीशन भी लगा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सिविल सेक्रेटेरिएट में 60s का सेक्रेटेरिएट देख लें और आज देख लें। मैंने जब 80 में एज असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया था, आप अंदाजा करें कि गाड़ी नहीं होती थी असिस्टेंट कमिश्नर के पास। कभी कोयटा जाना होता था तो लेवीज वाला जाके वो बस के ऊपर फ्रंट सीट जो है वो काबू करता था और ताकि आके हम सफर करते थे, हमारा गुजारा भी होता था, हम जिंदगी भी गुजारते थे, लॉ एंड ऑर्डर की। इतना ज्यादा आप जीओआर का एक्सपेंडिचर देख दें, मैंने आज से 8-9 साल पहले 80 लाख रुपया रिपेयर्स के ऊपर खर्च होते रहे। ये कहा ये बजट के अंदर एलोकेट किया जाता है ना तब कुछ। एक तो बात यह है कि कट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई भी चीज नहीं, वही गाड़ियां की परचेजेस हैं, वही गाड़ियां हैं, वही बाकी चीजें जो भी है, हमने अपनी अमीराना जिंदगी वो छोड़ी नहीं। जो दावे हमें हंसते थे वो लोग IMF वर्ल्ड बैंक वाले कि आप पूरी दुनिया से कर्ज मांगते फिरते और आपके सेक्रेटेरिएट में आके घूमो तो ऐसे लगता है हम जो है अपना शहनशाह ईरान के पुराने सारिस आजम के आ गए हैं या फेरोज इजिप्ट में आ गए। फिर उनके वो मिनिस्टरों के घरों में जाते थे। एक आप अंदाजा करें 84 में आर्टिकल छपा था, बेगर्स आर द चूजर्स। वो जब मिनिस्टर एनक्लेव में ज्यादा करता है उस वक्त 250 रुपया पर स्क्वायर फुट लागत थी और उस वक्त मिनिस्टर का जो घर बना था वो 1370 पे पर स्क्वायर फुट लागत पे बना था और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो ये सारे के सारे एक तो एक्सपेंडिचर कट नहीं हुआ। दूसरा, मैं हमेशा जब बजट बनता है ना तो हमेशा एक अर्ज करूं कि हमेशा मैं कहता हूं कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए प्रीवियस बजट में आपने क्या किया, क्योंकि इस बजट में आगे जो चल के होना होता है ना, हमने पूरी जिंदगी गुजार दी है और ब्यूरोक्रेसी जो करती है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट के मुताबिक होता है कि अगले दिन ना सप्लीमेंट्री बजट शुरू हो जाएंगे और बस ये इधर से रीअप्रोप्रिएशन ये रीअप्रोप्रिएशन जो है ये पार्लियामेंट की तौहीन है कि आप पार्लियामेंट के सामने एक बजट पेश कर देते हैं और अगले दिन कहते हैं नहीं ये एजुकेशन का जो जितना पैसा है डेवलपमेंट का, ये हेल्थ का डेवलपमेंट पैसा है ये मुझे दे दो क्योंकि मैंने यहाँ पर मोटरवे बनानी है, मैंने यहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनानी है और हम दे देते हैं बड़े आराम से। और डेवलपमेंट बजट जो है पूरे का पूरा खत्म होकर एक तो स्कीमों के अंदर आ जाता है जो हमारा वज़ीर आला या हमारा चाहता है। तो इस वक्त दो एक चीजें ऐसी हैं कि जो अच्छी हैं, जो कि अब तक हैं, जो कि मैं वाकई तारीफ करनी चाहिए। और एक तो ये है कि अभी इन्होंने पिछले साल एक तो करंट डेफिसिट कम किया, वो वाकई अच्छी बात है चीजें। अब दूसरी बात यह है कि डेफिसिट कम होने की 2-3 और वजूहत भी हैं कि चीजें आ भी नहीं उस तरह की, फिर पेट्रोल की रेट भी कम हो गई, उस बावजूद भी एप्रिशिएबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस दफा कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। सप्लीमेंट्री ग्रांट ना देना इसका मतलब यह है कि आपने एक फिस्कल मैनेजमेंट की है और ये अच्छी बात है की है, लेकिन आपने इनकलाबी कोई काम नहीं किया। आपने IMF की डिक्टेट्स के मुताबिक बजट बनाया है और मुझे आज सबसे तकलीफ दे मोमेंट कल था कब मैंने अपनी टोटल लाइफ का जो फाइनेंशियल बजट सुनते हुए तकलीफ दे मोमेंट ये था जब अवीज शेख साहब ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि IMF जो है
ये बहुत खूबसूरत अदारा है, ये असल में गरीबों की मदद के लिए बना है और ये खास तौर पे उनको बेहतरी। ओ भाई, एक साहूकार का अदारा है, वो आपकी इकॉनमी को पैसे इसलिए देता है कि आप 2 रुपए रोटी के लिए कमाएं और उसमें से 4 आने की रोटी खरीदें और 1 रुपया 12 आने जो IMF को वापस कर दे सूद के अंदर, और बैंकों को वापस करते हैं। ये पेरिस क्लब है, ये बाकी क्लब है, ये बैंकों को वापस जाता है ये पैसा। तो असल मसला ये था कि एक टेक्नोक्रेट की इमरान खान साहब ने एक आखिरी फिक्र ले, इमरान खान साहब ने ये, चलो ठीक, आगे बात कर लेंगे। कहें सर, वो एक गैप है उसकी वजह से आपको लग रहा है, वो आप करें बात मुकम्मल कर लें जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब ने यह भी अपने जिम्मे ले लिया कि जनाब सियासी नुमाइंदे नहीं हैं, टेक्नोक्रेट ले आए, हफीज शेख को ले आए, फलाने को ले आए, ये ले आए। उसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस पे रहा हूं, मैंने खुद बजट बनाए हुए हैं, मुझे पता है कि ये बजट जो है ये बुक कीपिंग का बजट है, जो मक्खी पे मक्खी मारने वाला बजट है, जो ब्यूरोक्रेट बनाया करते थे वैसा ही बजट हमारे सामने आ गया है। एक इनकलाबी बजट से की तवक्को नहीं। और अब देखें इस बजट में होना ही चाहिए था कि आपको और कुछ दिसंबर तक रिलैक्सेशन मिल गई है, आपने सूद का कर्जा अदा नहीं करना, आप खुल खेल सकते थे इसके अंदर, कुछ आपको मार्जिन मिल गया था, आपको पेट्रोल का मार्जिन मिल गया था, बहुत मार्जिन था आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन मसला सारा यही है ना कि इसके लिए बुनियादी तौर पर आपको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में तब्दीली लानी पड़ेगी, जो इमरान खान साहब नहीं लाए 2 साल के अंदर। बिल्कुल सही है सर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपने बात की है। मैं लेकिन मियां ज़ाहिर हुसैन साहब, पहले तो मुझे इंडस्ट्री के हवाले से बताएं, एक्सपेक्टेशंस क्या थी और मिला क्या है बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया और साथियों का शुक्रिया जो यहाँ मौजूद हैं आपके चैनल पे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हमें इस बजट में हुकूमत से कोई तवक्को नहीं थी, इन द सेंस के हमने डिमांड भी नहीं की थी कि हुकूमत हमें कुछ दे या हमें कुछ नवाजा जाए, लेकिन हमने उनसे कुछ सहूलतें ज़रूर मांगी थी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ज़रूर मांगा था, और हमें तवक्को थी कि अब जो पोस्ट कोरोना सिचुएशन आएगी, और बल्कि अभी हम जो मिड कोरोना सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट हमें कुछ फैसिलिटेट करेगी ताकि हम आगे बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो और लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जैसे अभी हमारे दोस्तों ने भी कहा कि ये एक रूटीन बजट है और कट पेस्ट बजट मुझे लग रहा है कि जो पिछले साल का जो बजट था उसमें कुछ अदाद शुमार को ऊपर नीचे कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है, और उसमें थोड़ी सी फाइन ट्यून इन्होंने किया है। कुछ कस्टम ड्यूटियां कम की हैं, जो रॉ मटेरियल के हवाले से मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को मुबारक हो, उनके ऊपर कुछ टैक्स कम हुआ है। लेकिन ये जो अभी सवाल उठा था, आपने पूछा था अभी कि 4,900 रुपये कहाँ से पूरे होंगे, यानी 25% जो रेवेन्यू टारगेट बढ़ाया गया है ये कहाँ से पूरा होगा। तो अगर 1 साल पहले, यानी पहली जो तकरीर थी हमाद अजहर साहब की, या शायद जो वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब उनकी, वो अगर आप याद पुरानी निकाल के देख लें तो उन्होंने कहा था जी हम मैनेजमेंट बेहतर करके तो रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। वो मैनेजमेंट कहाँ गई, कैसे हुई, और अब ये 1,000 अरब रुपए की मैनेजमेंट कैसे होगी? ज़ाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी को निचोड़ा जाएगा, और उसके लिए जो कुछ चीज़ें अभी अनफोल्ड नहीं हुई हैं, लेकिन उसमें मुझे स्मेल आ रही है, जो हमाद अजहर साहब ने अपनी स्पीच में जो कही थी चीज़ें, कि उसमें अपील का कुछ मैकेनिज्म तब्दील किया जा रहा है, कुछ ऑडिट का मैकेनिज्म तब्दील किया जा रहा है, कुछ इसी तरीके से और जो उसमें मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो उससे मुझे ये लग ये रहा है कि उसमें कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लिए मज़ीद कुछ सख्त वक्त आने वाला है। और हम जो चाह तो हम ये रहे थे कि बिजनेस कम्युनिटी को 1-2 साल के लिए आप ट्रस्ट करें, उसे आज़ाद छोड़ें कि वो रेवेन्यू में इजाफा करे, वो बिजनेस में इजाफा करे, वो टर्नओवर में इजाफा करे, वो रोज़गार में इजाफा करे, वो एक्सपोर्ट में इजाफा करे, और ओवरऑल जो है लोगों की वेल बीइंग में इजाफा करे। लेकिन हुआ ये है इसमें कि मुझे लग ये रहा है कि थोड़े से हाथ पैर मजीद बांधे गए हैं। जो पुराना माइंडसेट है जो बहुत सालों से हम देख रहे हैं, उसी माइंडसेट को थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ाया गया है। और इसमें जो इसमें गवर्नेंस के चीज़ें हैं, यानी एक तो चीज़ होती है ना कि
गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया किसी चीज़ पे तो चलें जी महंगी हुई वो चीज़ और गवर्नमेंट की आमदनी हो गई। लेकिन बात यह है कि यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा। आपने आटे की कीमत कैसे बढ़ गई, आपके वीट की कीमत कैसे बढ़ गई, शुगर की कीमत कैसे बढ़ गई, और पेट्रोल का आपने रिलीफ दिया जो लोगों को मिल नहीं पाया। और बैंक्स जो डिसबर्समेंट स्टेट बैंक ने जो पॉलिसीज बनाई हैं कि जो इसमें लोगों को वेलफेयर के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस को जंप स्टार्ट देने के लिए, वो लोगों को उसके पैसे मिल नहीं रहे। और इसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं जो तकरीबन 600-700 अरब रुपए साल का साइफन करती हैं, उसमें रेलवे है, स्टील मिल है, उसमें PIA है, तो इसका क्या किया आपने? अब बात यह कि तकरीबन 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू वो है कि जो हम लोगों से हर साल टैक्स लेते हैं और वो टैक्स लेने के बाद वो ज़ाया हो जाता है। तो मेरे और आपसे टैक्स लेने के बाद अगर 1000 अरब रुपया ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये साइफन कर जाती हैं, ये लॉस कर जाती हैं, तो ज़ाहिर है कि उसको बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ना कि ये 1000 अरब रुपया मजीद लोगों के ऊपर लगाया जाए। अब लोगों की जो सकत है, अगर उनके कारोबार चलेंगे नहीं तो वो पैसे देंगे कहाँ से? और कोरोना तो की वजह से मेरा ख्याल है, और हमने बहुत एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो 54% जी हाँ, कोरोना की वजह से आप देखें, जी हाँ, आप देखिए कि अभी पिछले साल आपने 5500 अरब रुपए का टारगेट रखा। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। हम ये कह रहे थे कि जी 5500 अरब रुपए की आपके पास स्पेस कहाँ है, केक साइज कहाँ है, वो कैसे होगा? तो उसमें 40% आपने टारगेट ज़्यादा रख दिया, जो कि चलो कोरोना को तो इल्ज़ाम दिया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि वो नहीं आपका पूरा हो सका। और अब भी आपने ये जो रख दिया 4900 अरब रुपए का टारगेट, आई डोंट थिंक कि ये पूरा हो सकेगा। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। वो सर इमरान खान साहब नजर आ रहा है कि जो पोजीशन पहले थी, मियां साहब ये कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इस कौम से 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल और कैपेसिटी है, हमारा निज़ाम ठीक नहीं है। और तभी वो निज़ाम ठीक करने के लिए शहबाज आज़ादी साहब को लेकर आए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका, इसलिए वो हम 5500 अरब रुपया तो क्या 4000 अरब रुपया भी इकट्ठा नहीं कर सके। लेकिन एक चीज़ इरशाद आरिफ साहब जो इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल तकरीर शुरू करते हुए कही हमारा साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारी इस हुकूमत के 2 साल में जो रहनुमा उसूल रहे हैं वो ये है कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, सरकारी इदारों में ज़्यादा शफाफियत लाई जाए, एहतसाब का अमल जारी रखा जाए और हर सतह पर फ़ैज़ा साजी के अमल में मेरिट को तरजीह दी जाए। आपके ख्याल में हुकूमत इसमें कितना कामयाब रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत, एक है उसकी अहलियत और सलाहियत, एक है उसका आज़्म और इरादा, और एक है जो कारकर्दगी। ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ अहलियत सलाहियत है, दूसरा आज़्म इरादा है, तीसरा कारकर्दगी है। कारकर्दगी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमें काफ़ी सारे नकाइस नज़र आ रहे हैं, कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं। आज़्म और इरादे का मामला है, वो रिफ़्लेक्ट होता है इस तकरीर से भी, पिछले साल जो तकरीर हुई और उससे पहले भी वो मौजूद है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं कि उसमें बेहतरी आई है। और तीसरी चीज़ है जो उसमें नकाइस हैं या ख़राबियाँ हैं, जो कुछ होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ऐसी हुकूमत जिसको वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं है, जो बिसाखियों पर चल रही है, जिसके इदारे जो हैं वो दीमक ज़दा हैं, जो जिनमें ये अहलियत सलाहियत ही नहीं रही कि वो काम कर सकें। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल है, ये टैक्स कलेक्शन का इशू है। क्या ये हकीकत नहीं है, ये कोरोना तो आ गया जनवरी के बाद, इसकी तो सूरत हाल है, क्या ये हकीकत नहीं है कि यहाँ टैक्स वसूल नहीं किया जाता, यहाँ टैक्स चोरी होती है, यहाँ करप्शन चलती है? और अगर ये करप्शन पर काबू पा लिया जाए, टैक्स चोरी पर काबू पा लिया जाए और FBI इरादा कर ले कि जो टैक्स गुजार है, जिसने टैक्स देना है उससे मैं टैक्स वसूल करके दिखाऊंगा, तो ये टारगेट पूरे हो सकते हैं। FBR का ये इरादा ना होना, अगर आप कह रहे हैं इरादा कर ले, तो FBR का इरादा ना होना नाअहली है या करप्शन है? नहीं, ये दोनों चीज़ें हैं। नाअहली से ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि FBR के जो एक सेटअप बना हुआ है, सिर्फ FBR की बात नहीं कर रहे, जितने सरकारी महकमे हैं, और ये साहब उसमें रह चुके हैं, आबिद हसन साहब बात कर रहे थे, क्या ये जो हमारे इस वक्त सेटअप है ब्यूरोक्रेसी का, खा वो FBR हो खा दूसरे महकमे हों, क्या ये टैक्स लेना चाहते हैं? नहीं, ये रिश्वत लेना चाहते हैं। क्या ये काम करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते, ये मुफ्त तनख्वाहें लेना चाहते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो स्टील मिल है।
इतना पैसा गवर्नमेंट का स्टील मिल पे लग रहा है, क्या इसलिए लग रहा है कि जनाब हुकूमत के अंदर अहलियत सलाहियत नहीं है कि जनाब वो स्टील मिल को चलाना चाहे, या ये तय कर लिया गया है कि मुफ्त तनख्वाहें देनी है और अगर मुफ्त तनख्वाहें नहीं देगी गवर्नमेंट तो उसकी उस पर तनकीद करनी है अपोजिशन ने भी, दानिश्वरों ने भी और बाकी शोबों ने भी कि जी ये देखें। यानी अगर वो निकालना चाहते हैं, स्टील मिल को चलाना चाहते हैं उतने लोगों से जितने से वो चल सकती है तो हम तैयार नहीं हैं। अगर वो उनको निकालना चाहते हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है तो हम कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। आप चला कर दिखाएं इसी सेटअप के साथ, FBR को आप चला कर दिखाएं, ना किसी मुलाजिम को आप निकाल सकते हैं, ना जिसका एहतसाब होगा वो सियासी मसला बन जाएगा, जिसकी करप्शन पकड़ी जाएगी वो मजलूम बन जाएगा, और उसके बाद हम तवक्को करें कि करके दिखाएं। 1000 जो टैक्स का इन्होंने 1000 अरब का रेवेन्यू जो उन्होंने टारगेट मुकर्रर किया है वो कैसे हासिल हो सकता है? नया टैक्स की ज़रूरत नहीं है कि वसूली का ही सिस्टम बेहतर करना है। पहले भी जो उन्होंने टारगेट मुकर्रर किया था वो नहीं अचीव हो सका तो उसकी वजह ये नहीं थी कि टैक्स बनता नहीं था, वजह ये थी कि कोई टैक्स देना नहीं चाहता और कोई टैक्स लेना नहीं चाहता। अगर टैक्स देने वाले टैक्स देने पर तैयार हूँ और टैक्स लेने वाला अगर टैक्स लेने पर तैयार हूँ तो कोई वजह नहीं है। इतनी इकॉनमी हमारी कमज़ोर नहीं है, इतने हम गए गुजरे नहीं हैं कि जनाब हमारे यहाँ अब यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जो करोड़पति है जिसकी एक रोज़ की आमदनी करोड़ रुपया है वो भी रोना रो रहा है कि मैं तो मर गया। जिस मुल्क के अंदर हालत अखलाकी दिवालियापन की ये हो कि 12,000 रुपये उन लोगों ने वसूल किए हैं जिनकी आमदनी 50,000 महीने के लाख रुपए महीने की आमदनी और 12,000 रुपये वो वसूल कर रहे हैं। ये 8 लाख लोग जो निकाले गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, क्या ये सारे मुस्तहिकीन थे? 22 ग्रेड का अफसर, 21 ग्रेड का अफसर अगर 3,000 रुपये महीना वसूल कर रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए या हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये अखलाकी दिवालियापन जो है 1000 अरब का टारगेट भी अचीव हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। टैक्स देखिए ना, हमें बताया जाए कि जी टैक्स लगाया है, जब नज़र आ रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, जो टैक्स में रद्दबदल किया गया है उससे भी फ़ायदा पहुंचाया गया है। अगर सिगरेट पर टैक्स लगा है तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुखालफत कर सकता है। इरादा है, अहलियत नहीं है और कारगुजारी इसलिए कि ना ब्यूरोक्रेसी ताउन करने के लिए तैयार है ना। लेकिन सर इरादा और नीयत जो है उस वक्त तक उसका कोई फायदा नहीं है जब तक अहलियत पैदा नहीं होगी। अहलियत का इशू ये है कि एक कमज़ोर हुकूमत जो मखलूत हुकूमत होगी उसकी अहलियत सलाहियत ये नहीं हो सकती कि वो इन माफियाज का मुकाबला कर सके। कभी आपने सुना था और यह सब हमारी ज़िंदगी में कभी हुआ है कि मई जून में गंदम की कीमत बढ़ जाए? यानी 2 साल पहले तक यहाँ 1350 रुपए कीमत होती थी सरकारी और 1100 रुपए में गंदम बिक रही होती थी इन महीनों में। लोग बाकायदा मिन्नतें हमारी आगे करते थे कि हमें बारदाना लेके दें, आज 2000 रुपए बिक रही है। तो ये अहलियत सलाहियत का इशू है। ये अब अगर हुकूमत बेहतर नहीं करती है अपनी तो ये मसाइल बढ़ते रहेंगे, कम नहीं। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अगर इस कौम में या अवाम में जो है वो अखलाकी दिवालियापन मौजूद है तो उसका खात्मा तो बहरहाल हुकूमत के निज़ाम के तहत और कवानीन के तहत ही किया जा सकता है। अगर हुकूमत तगड़ी होगी, उसका डंडा सख्त होगा तो शायद वो उसको ठीक कर सकती है। लेकिन आबिद हसन साहब, अभी इनकलाबी इक़दामात की बात हो रही थी कि बजट में कोई इनकलाबी इक़दामात नहीं है जो कि PTI हुकूमत से तवक्को थी कि आएंगे तो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, इकॉनमी को ठीक करने के लिए कुछ इनकलाबी कदम उठाएंगे। मुझे ये बताइए, जो बजट अब पेश किया गया है या पिछले साल पेश किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, इसको जब आप कंपेयर करते हैं इसाक डार साहब के बजट से या उससे पहले पीपल्स पार्टी के बजट से, तो निज़ाम के या स्ट्रक्चर के एतबार से, खद्दोखाल के एतबार से कितना फ़र्क है इन सारे बजट्स में? बहुत कम। और ये बात यही है कि देखें, ये पिछले 30 साल से एक जो मे बी 40 साल से इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी आई है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, और सारी उन्होंने सोच जो है ना वो एब्रोगेट कर दी और फॉरेनर्स को दे दिए कि वर्ल्ड बैंक आप हमें बताएं क्या करना है, एशियन बैंक आप हमें बताएं क्या करना है, IMF आप हमें बताएं, जर्मनी आप हमें बताएं। हमारी जो अपनी एक इंटेलेक्चुअल हम पावर हाउस होते थे वो ख़त्म हो गई है। उसको रिपेयर करना बहुत टाइम लगेगा। सो ये बजट ठीक है, मैं देखें बात ये है, आई थिंक क्रिटिसाइज इट्स ऑलवेज ईजी। और ये साहब, मगर ये आपके ख्याल में शबर ज़ैदी साहब क्यों नाकाम हुए? अगर स्ट्रक्चर ठीक करना था, आपने रिफॉर्म्स लेकर आनी थी, शबर ज़ैदी साहब क्यों नाकाम हो गए?
देखिए, एक आउटसाइडर जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी में हमेशा नाकाम होगा। आपको बंदे वो ढूंढने पड़ेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं लेकिन उसकी नेक नीति के साथ उसको ठीक करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौजूद हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट जो अंदर बैठा हुआ है वो उनको कभी आने नहीं देगा। वो ये चाहेगा कि बाहर से बंदा आए जिसको हम बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना दें, उसको 3-4 साल समझने में लग जाएं और उसके बाद वो कहेंगे जो भाग जाए और एंग्जाइटी का पेशेंट होकर बाहर पर चले जाए। आप सोच नहीं सकते कि आप पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है इसका इतना एनकैप्सुलेटेड है कि अगर आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी चाहेंगे ना, तो आपको अगर वाकई नहीं पता कि इंफॉर्मेशन कहां पड़ी हुई है और आप उस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरे तो आपको नहीं पता चलेगा। पहले दिन इमरान खान साहब से कहा था कि आप ऐसा करें कि आप वो कॉम्पिटेंट लोग जो हैं जो इस वक्त पूरे माशरे के अंदर मौजूद हैं उनकी एक टीम बना लें, और कुछ नहीं तो उनके एक जिसे कहता है एक थिंक टैंक सा बना लें कि इस बारे को रिव्यू करता रहे जो आपके पास आता रहता है। डेली रूटीन की चीजें तो होती हैं। एक और सबसे बड़ी बात, अरशद साहब की सारी बातें दुरुस्त, अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि ये सारे का सारा सिस्टम तबाह हाल हो चुका है वैसा, लेकिन इस सिस्टम को रिपेयर करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको आज बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन वो सिस्टम के बेंदर बेवकूफ कहलाते हैं। उन सिस्टम के अंदर वो रांदा दरगाह होते हैं, वो सिस्टम के अंदर खुले लाइन पोस्टिंग पर लगे होते हैं। उनको ढूंढना, उनको निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि आप क्यों नहीं इस सिस्टम को रिफॉर्म करते जिस तरह दुनिया के पूरे सिस्टम हैं। मैं ये पाकिस्तान से 2 कदम दूर मैं ईरान में पोस्टेड था। आप हैरान होंगे कि उस ईरान के अंदर ना मुझे घर देते थे वो लोग, ना मुझे गाड़ी देते थे, ना मुझे कोई और दे। वो कहते ये इतने सारे पैसे हैं, इसके अंदर आप घर खरीदना चाहो वहां $1200 हैं, तुम 800 के घर में रहो, 100 के घर में रहो। पाकिस्तान के अंदर हम महल्लात से नहीं निकल सके। हम अरबों रुपया हम GOR की रिपेयर पे लगाते हैं, अरबों रुपया हम गाड़ियां बनाने में लगाते हैं, अरबों रुपया फ्यूल पे लगाते हैं। ये इनको देखे क्यों नहीं करप्शन होती इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। महबूबुल हक ने इतनी बड़ी रिकमेंडेशन निकाले उसको, उसने कहा था कि इसका टेलीफोन का बिल इनकी पे में डालो, गाड़ी का बजट इनकी पे में डालो, घर का किराया इनकी पे में डालो, और इसकी पे इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको सिर्फ और सोचने की नौबत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में करप्शन होती? क्योंकि वो बंदा जो है उसकी इतनी ज्यादा, ड्राइवर की भी तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान के बजट में स्पेस मौजूद है और उन्होंने उसके अंदर से 22% बचा के दिया था, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने ज़ियाउल हक को ऐसा घुमाया हुआ था कि घुमा के खत्म। पाकिस्तान में असल मसला यह है कि ये वो ब्यूरोक्रेट जो थे जिन्होंने पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के जमाने में काम किया था, उन्होंने इसी मुल्क को बनाया था, यही लोग थे जो चले थे। लेकिन उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जब हथौड़ा चला, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज खत्म हुई, तबाह बर्बाद हो गई। यही स्टील मिल थी कि जो मुनाफा देती थी, लेकिन मसला सारा ये था कि इसके अंदर सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेट्स को मोम की बनाया और वो झुक गए, और झुकने के साथ ही उन्होंने जितने चाहे बंदों को मुलाजम कर लिया। इसी PIA के अंदर उन्होंने सियासी आकाओं को माना, मुलाजम कर लिया। ब्यूरोक्रेट उस वक्त कमजोर होता है जब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मौजूद नहीं होती। एक छोटी सी बात थी, उसमें इमरान खान साहब को डरा देते हैं। वो कहते हैं जी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बनाई दी, ये शेर हो जाएंगे, ये आप पे चढ़ दौड़ेंगे। ओ भाई, कभी सियासी लीडर से भी कोई चढ़ दौड़ता है, कभी ऐसे आदमी से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे कोई चढ़ दौड़ता है। उसकी इफेक्टिवनेस का मैयर, उसको आजाद करो, उसको आपके छोटे छोटे मिनिस्टरों से आजाद। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बनाई जा सकती थी, लेकिन आज भी मेरा ये कहना है कि ये जो लोग, अब देख रहे शब्बर जारी साहब को ले आए। शब्बर जारी साहब पूरी जिंदगी इनकम टैक्स अफसर से लेके इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल के चीफ को सर सर कहते हुए पेश होते रहे हैं, और कल भी उन्होंने पेश होना है। वो आप मुझे बताइए, इस साइकी वाला बंदा जो है इन फिरौनों को कैसे ठीक करेगा? ठीक, ये तो फिरौन है, ये तो ये है इन्हीं फिरौनों का है ना। मसला तो ये ना कि देखें, ये बात परवेज मुशर्रफ ने बाकायदा TV पर आकर कहा कि जी हम ये घर खाली करा रहे हैं, हम इनको तनख्वाह देंगे, उसी में वो गाड़ी लें, अपना घर लें, फ्लैट लें, जो उनकी मर्जी होगी। और अमेरिका का उन्होंने कहा कि जी मिसाल दी बाकायदा। लेकिन हुआ क्या कि उन्हें वो सारी की तजावीज़, सारी की सारी सिफारिशात वो गर्क हो गई, और वो उसी तरह बड़े बड़े घर। इमरान खान साहब ने इब्तिदा में यही कहा कि ये इतना बड़ा गवर्नर हाउस, इतना बड़ा GOR, इतने बड़े कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के, यानी हमारा जो माशाल्लाह लाहौर के कमिश्नर का घर है, क्या वाइट हाउस से बड़ा नहीं है? और ऐसे कई घर हैं इस शहर में भी और इस पंजाब सूबे में भी।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको सीधा, जब सियासतदान भी करप्शन में हिस्सेदार है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी करप्शन का हिस्सा है, और फिर उसके बाद जो कमाने वाला है, ताजर है, सनतकार है, वो भी उसका हिस्सेदार बन गया है, तो फिर इमरान खान यह हुकूमत क्या कर सकती है जब तक एक अखलाकी इनकलाब ना आए, और फिर एक कमज़ोर हुकूमत। हाँ, और कमज़ोर हुकूमत। अच्छा आबिद साहब, ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था इनका कि जी डेली वेजेस, फैक्ट्री वर्कर्स और छोटी बिजनेसेस के, उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई, और आई डोंट नो क्यों नहीं, मे बी वो हेसिटेशन है कि जी लीकेज हो जाएगी, नैब पीछे आ जाएगी। एनीवे, इनको चाहिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरन करें, और इस बजट में वो पूरा असिस्टेंस पैकेज नहीं है। मैं देख रहा था, मे बी आई माइट हैव मिस्ड इट, कि जो ये 1.2 ट्रिलियन का जो अनस्पेंट कैरी ओवर होना चाहिए था, उतनी अमाउंट नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, ये बात कर चुके हैं दोनों दोस्त या तीनों, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। देखिए, सारी दुनिया में एयरलाइन बैठी हुई है, PIA कि जी हम नए जहाज ले लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। 4 फ्लाइटें चला के PIA का जो पहला खसारा था वो उससे भी ज्यादा, क्योंकि जो इसके 15,000 बंदे बैठे हुए हैं, जो पूरी दुनिया में एयरलाइन अपने बंदों को सैक कर रहा है। इवन कतर जो सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन, उन्होंने भी 15,000 बंदे फारिग कर दिए। ठीक है ना, ये बोल्ड डिसीजंस होती हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि इनके 3 सीटों की अक्सरियत है, भाई आप एक इनकलाबी उस पे आए हैं, करें, क्या होगा। इमरान खान साहब तो कहते थे कि जी भाई हुकूमत चल जाएगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, फिर करें ना इस किस्म के इनकलाबी बातें। सो एनीवे, आई थिंक इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल बजट, जो एक फोकस होना चाहिए था कि बिजनेसेस को रिवाइव करें। देखें, बात ये है, एक मिल्किंग काउ लेट्स से नॉर्मल टाइम में 40 लीटर मिल्क, 40 लीटर मिल्क देती है, बीमार हो जाती है 20 है। अब आप उसको डंडे मार के कहें कि यार तू नहीं दोबारा 40 पिया, वो मर जाएगी। सो इस वक्त हालात ये हैं कि नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स ये कोरोना क्राइसिस हमारे साथ है। पूरी दुनिया में ये देखें, अब आ रही है ना लेसन्स, कि जिन मुल्कों ने लॉकडाउन ठीक किया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, जापान, चाइना, वो अब मोरलेस क्राइसिस से निकले हैं। जिन मुल्कों ने हिचकिचाहट की, ब्राजील, मेक्सिको, अमेरिका क्लासिक एग्जांपल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये क्राइसिस इनके साथ रहेगा, क्योंकि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट और एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है। सो ये बजट शुड टेक इनटू अकाउंट कि नेक्स्ट ईयर आल्सो इकोनॉमी विल बी एज बैड, बिकॉज इनकी वो क्लैरिटी नहीं है, और ये बार बार रिकर करेगा, हर 2 महीने बाद फिर एक स्पाइक आ जाएगा। सो कमिंग बैक, आई थिंक कि इनको ये 1000 अरब दे मस्ट कलेक्ट, या आफ्टर ऑल 1000 अरब तो बिजनेसेस से आएगा ना, जो ऑलरेडी मतलब बंद पड़ी है। कहाँ से आप 1000 अरब लेके आएंगे? ये कहना कि अच्छा जी जो टैक्स नहीं दे रहा था वो देगा, वो तो दुकानें सारी बंद पड़ी हैं। सो मतलब इट्स सच एक लिहाज से मतलब आई फील सॉरी अपने एज अ सिटीजन। हाँ, मगर ये तो हो सकता है ना आबिद साहब के हुकूमत ने सोचा हो, चूंकि IMF का दबाव, आपने खुद शुरू में कहा कि IMF का बजट था और IMF के लिए है, तो हुकूमत ने IMF के दबाव में ये टारगेट तो रख लिया, और रिवाइज करने के लिए चले जाएं दोबारा उनके पास 2 महीने बाद के जनाब इसको रिवाइज करें, नहीं हो पा रहा। मैं आपको ये बताऊं कि इन रिलेशनशिप में जो ये मल्टीलैटरल्स, स्पेशली वर्ल्ड बैंक, IMF स्पेशली, क्योंकि मैं 30 साल, आपकी क्रेडिबिलिटी इज योर रिलेशनशिप, नॉट के आज आप एक बात माने और 2 महीने बाद कहें सॉरी। ऊपर से आप एक ये जो ढोंग आपने दिया, बड़े गरीब हैं, वो हंसते हैं। देखिए, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ या डिप्लोमेट से, वो कहते हैं कि यार ये गुर्बत की जो है, ये सब सहारन अफ्रीका गरीब है, अफगानिस्तान गरीब है, पाकिस्तान कहाँ से गरीब हो गया? आप रोज उठ के एक फॉरेन मिनिस्टर की जी मैंने फलाने से टेलीफोन पे बात कर ली है, ये क्या नैरेटिव है? सो यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड नेगोशिएट विद द IMF कि जी ये हम कर सकते हैं। देखिए, IMF कहता है कि बजट डेफिसिट कम करें, वो आप कम करें, नॉट बाय रेजिंग टैक्सेस रेज करें अगले साल से अगले साल। इस साल आपकी पूरी कुव्वत होनी चाहिए कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का रिफॉर्म करें, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ठीक करें, अनटारगेटेड सब्सिडीज हटाएं, और वहां से 1000 अरब, ताकि IMF, देखिए IMF फंडामेंटली फिस्कल डेफिसिट पे उनका पूरा जोर होता है, और वो ये मतलब ठीक है, बिकॉज ये उनको पता है कि जी एक्सपेंडिचर नहीं है कंट्रोल कर सकेंगे, वो कहते हैं जी टैक्स बढ़ा दें। सो आपका सारा फोकस इस अगले 12 महीने में शुड बी ऑन रेजिंग दिस 1000, नॉट फ्रॉम बिजनेसेस दैट आर क्लोज्ड, बट फ्रॉम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, टैक्स दी वेल्दी। देखिए इस वक्त यू कैन दी वेल्दी एंड गेट अवे विद इट। आपने इनहेरिटेंस टैक्स लगाएं, सारी दुनिया में इनहेरिटेंस टैक्स है। आप, मैं ये नहीं कहता कि हर से आप कहें जी जिसने 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी इनहेरिट किया टैक्स होगा,
ठीक है ना, मतलब दिस इज हाउ, आप अगर इनकलाबी हैं तो फिर आपकी वो इनकलाबी चीजें शुड कम आउट, और वो नहीं आई हैं। बिल्कुल सही है। दो थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी की आपके के लिए हुकूमत ने, उस पर भी इतना दबाव आया कि एक तरह से बैकफुट पे जाना पड़ा हुकूमत को, और फिर जो कोशिश की गई थी वो सारी की सारी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो गई। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि कोरोना का इम्पैक्ट क्या रहेगा। क्योंकि कल जो हफीज़ शेख साहब ने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना ने हमें आ लिया और उसकी वजह से हमारा जो GDP रेशो है वो भी 3% के बजाय -0.4 पर आ गई। तो ये तो कंटिन्यू कर रहा है कोरोना, और इसका इम्पैक्ट ना किसी सूरत में रहेगा। तो कितनी बड़ी हर्डल होगी ये इकॉनमी पर और अपने टारगेट्स के हदफ में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, अभी हमने देखा कि कोरोना की वजह से काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ रही है और इंडस्ट्री ने काफ़ी सफ़र किया है इसमें। अब जाहिर है कोरोना जो है वो तो अभी कंटिन्यू कर रहा है, न जाने कितने महीने तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। आपके ख्याल में कितना मुतासिर होने का खदशा है अभी फ्यूचर में भी? कुछ माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान को ज़्यादा फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फूड आइटम्स की ज़रूरत तो दुनिया भर में रहेगी, शायद कोई जीन्स नहीं खरीदेगा, जीन्स के ऑर्डर पाकिस्तान में नहीं आएंगे, फूड आइटम्स के आ सकते हैं। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करता है, उससे एक तो अपना भी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, दूसरा दुनिया को भी वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो पाकिस्तान की ओवरऑल GDP को भी फ़ायदा होगा। आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है कोरोना के पर्सपेक्टिव में आइंदा कमिंग फ्यू मंथ्स में? देखें, कोरोना की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है कि आइंदा क्या होने जा रहा है। ये हमें सबको दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और सारे तखमीने मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपका जो GDP है वो 1.5 माइनस होने जा रहा है। जो गवर्नमेंट कह रही है कि 0.38 माइनस होगा, वो नहीं होगा बल्कि 1.5 होगा अभी जो तखमीना है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इससे भी शायद ज़्यादा होगा। IMF भी कह रहा है कि 1.5 होगा या इससे भी ज़्यादा होगा। अब बात यह है कि जो हमारे कारोबार हैं, कारोबार बंद पड़े हुए हैं। कारोबारों को जंप स्टार्ट देने के लिए हमने उनके लिए क्या किया है? क्या हम उनके ऑडिट खोलेंगे? क्या हम उनकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे? क्या हम उनके ऊपर केस बनाएंगे? क्या हम उनकी फैक्ट्रियों पे छापे मारेंगे? क्या ये हल है आपका कारोबार को बढ़ाने का? आप तो ये देखते हैं कि आपका जो इकोनॉमी साइज है वो 370 अरब डॉलर था, वो कम होके हो गया था अभी, यानी कोरोना से पहले हो गया था 330 अरब, और अब हम ये समझ रहे हैं कि वो 270 होगा। बात यह है कि जब आपकी इकॉनमी इतनी तेज़ी के साथ श्रिंक हो रही हो कि एक साइज आपका छोटा हो रहा हो, तो उसमें से आप लोगों की कितनी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे? ये सारा जो बजट है, इसमें आपने भी जो बात की, इसमें अपना फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की, तो फूड सिक्योरिटी की बात ले लें तो अभी हमने इसमें हमारी मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस देख लें कि अभी वीट के मामले में हमने क्या किया, आटे के बारे में हमने क्या किया, चीनी के बारे में हमने क्या किया। क्या वो जो रेवेन्यू यानी जो कीमत लोगों को ज़्यादा देनी पड़ी, क्या वो गवर्नमेंट को मिल गई? अगर गवर्नमेंट का उसमें टैक्स मिल जाता तो हम समझते स्टेट का भला हुआ, लेकिन वो तो पता नहीं वो पैसे कहाँ गए। तो बात यह है कि हमारे यहाँ लोगों को कीमतें यानी महंगाई भी ज़्यादा हो जाती है, कीमत ज़्यादा भी देनी पड़ती है, लाइनों में धक्के भी खाने पड़ते हैं, और उसमें गवर्नमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं। बात यह है कि हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हुए मेरा ख्याल है हम अच्छे नहीं लगते। हम हालांकि हमारा इतना बड़ा एग्रीकल्चर बेस है, मगर उसमें भी हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, उसमें हमने क्या किया है? बात यह है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं, आपको पता है अभी ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर अभी हमारे ट्रक खड़े हुए हैं मैंगो लेके, जो कि उनको क्लियरेंस नहीं हो रही और वो आम वहां पे सड़ रहे हैं। मैंने कल यहां से कई मिनिस्ट्रीज को फैक्स भी भेजे हैं, व्हाट्सएप भी भेजे हैं, बात भी की है कि भाई उसको खुदा के वास्ते उनको अलाउ करें। तो बात यह है कि हम कहाँ कर रहे हैं? हमारे 20,000 कंटेनर इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, वो उनको हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए हम कोई रिलीफ नहीं दे रहे। जो चीजें हमारी चल रही है ना, हम तो उनको भी रोक रहे हैं। हमारी जो 70% ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए थे ये कोरोना की लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो बाकी 30% थे हमने उनको भी बंद करने की पूरी कोशिश की। बात यह है कि हम किसी काम को चलने देना नहीं चाहते। जब हमारे यहाँ ये कल्चर होगा और ये हमारी थिंकिंग होगी कि कोई कारोबार जो है वो चल ना पाए और उसमें कोई ना कोई हीले बहाने से, किसी ना किसी रूल से, किसी ना किसी जाब्ते से हम उस
चलते कारोबार को रोक दें, तो कहाँ का पीएसडीपी, कहाँ का रेवेन्यू, कहाँ का आपका बजट। और ये देखिए एक और बात, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर इस साल 600 अरब रुपए का तखमीना रखा गया है। पिछले साल 150 अरब रखा गया था। वो 150 अरब रुपए कहा गया था कि जी ये प्राइवेटाइजेशन से आएंगे। इस साल कौन सी प्राइवेटाइजेशन हुई? 1 रुपए की प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। इस साल 600 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? आई डोंट थिंक कि वो कहीं से 1 रुपया भी आ जाए। और इसी तरीके से अब हमने CNIC की कंडीशन थी जिसमें पूरा 1 साल हमने ज़ाया किया, बिजनेस कम्युनिटी का भी ज़ाया किया, हुकूमत का भी ज़ाया किया, रेवेन्यू का भी लॉस किया, और ओवरऑल जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसको भी हमने, उसकी भी ऑक्सीजन कम की। अब वो CNIC को हमने 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि पिछले साल फिर हमने गलत किया जो कुछ भी किया था। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी इस साल भी जो हम इसको 1 लाख की कंडीशन लगा रहे हैं, ये भी गलत लगा रहे हैं। CNIC को हमें जो है वो खत्म करना चाहिए। इसी तरीके से जो हम 5 सेक्टर जो हमारे परफॉर्म कर रहे थे ले दे के कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो 12-15 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट थी, उनको हमने जीरो रेटिंग खत्म करके उनको भी हमने उनकी सांस रोकने की पूरी कोशिश की। उसमें हमारा तकरीबन 4 अरब डॉलर का सालाना जो उनसे हम सेल्स टैक्स लेते हैं, लेने के बाद हम उनको रिफंड करते हैं। अच्छा, ले तो आप लेते हैं 4 अरब डॉलर का अपना उनसे अपना सेल्स टैक्स, वापस तो आप करते नहीं, वापस उसमें से आधा आप करते हैं या चौथाई आप करते हैं। बात यह है कि आप पैसे ले लेते हैं, आप लौटा नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है या आपके अंदर उतनी विल नहीं है। तो इस तरीके से आप जो कारोबार आपके चल रहे हैं उनको कभी आप सेल्स टैक्स ऑडिट की वजह से, कभी आप ड्यूटियां ज्यादा लगा के, कभी आप RD लगा के, कभी उनके ट्रक रोक के, कभी उनको लॉकडाउन करके, कभी किसी तरह, कभी कोई तरह, आप उनको भी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। जरूरत इस चीज की थी कि इस वक्त जो ये सिचुएशन है हमारी, जो अभी आपने सवाल किया था और मैंने कहा कि दीवार पे लिखी नजर आ रही है, पूरी दुनिया को नजर आ रही है, जरूरत इस चीज थी कि लोगों के कारोबार को जम्प स्टार्ट दिया जाए। हुकूमत के पास स्पेस नहीं है कि लोगों को वो पैसे दे सके या लोगों को खिला सके या लोगों को राशन दे सके। उसके लिए हमें असदुल्ला खान को सपोर्ट करना होगा, उसके लिए जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं हमें इनको सपोर्ट करना होगा। हर पाकिस्तानी को कारोबारी एनवायरनमेंट देना होगा, स्टार्टअप्स को हमें एनवायरनमेंट देना होगा कि हमारे नौजवान अपना काम करें, हमारे बिजनेसमैन अपना काम करें। जब हर शख्स, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो ख्वांचे वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मिल ओनर हो, जब हर शख्स को हम एक एनवायरनमेंट देंगे, एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे, एक ऑक्सीजन देंगे, तो तब वो जाके काम करेगा और वो लोगों को रोजगार देगा। जब एक हालांकि इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि लोग पैसे कमाएंगे तो वो टैक्स देंगे, ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, वो शुरू में बार-बार कहा करते थे शायद ये कोई डायरेक्ट चीज नहीं है। वो ये कहा करते थे कि जी हम एनवायरनमेंट देंगे, हम लोगों को पैसे कमाने का मौका देंगे, कि इन्वेस्टर पैसे कमाएगा तो वो जाहिर है गवर्नमेंट को देगा। दूसरी बात, एक तो ये, इस पर अपनी राय दीजिएगा। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। तो अगर ये अवाम दुश्मन बजट है, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वैसे ही बजट है जैसे पहले आता रहा है। किस बुनियाद पर अपोजिशन को लग रहा है कि अवाम दुश्मन बजट है, और कैसा होता तो अवाम दोस्त होता? देखिए जी, अगर नैब ख़त्म नहीं होता, नैब के कवानीन ख़त्म नहीं होते, अपोजिशन के लोगों ने जो लूट मार की है वो, उस पर जो केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म नहीं होते, तो ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, अवाम दुश्मन बजट ही होगा। उनका तो मसला एक ही है और कोई इशू नहीं है। आज आप ऐलान कर दें इमरान खान साहब का, जनाब नैब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कोई केस किसी सियासतदान पर जिसने लूटा है माजी में नहीं बनेगा, ये सारे अवाम दोस्त इक़दामात हो जाएंगे। मसला जो है वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 2 चीज़ें हैं जो बुनियादी अगर नहीं दुरुस्त होती तो हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1 जो कौम की अखलाकियात का इशू है, वो हुकूमत की है, वो ब्यूरोक्रेसी की है, वो दानिश्वर की है, वो बिजनेसमैन की है। कोई यानी एक बुनियादी चीज़ है, ईमानदारी से कोई इस मुल्क में टैक्स देना नहीं चाहता। बहाने हम 100 ढूंढ लेते हैं कि जी वो रिश्वत चलती है, जायज़ काम नहीं होता, फलां नहीं होता। जिस इलाके में ईमानदार अफसर बैठा हुआ है, जिस मसलन में ये ठेके होते हैं, सरकारी ठेके होते हैं, जहाँ DC और SC और कमिश्नर ईमानदार होते हैं, तो वहाँ जो ठेकेदार होते हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ज़्यादा शेयर हो जाते हैं। एक है अखलाकियात का इशू, दूसरा है परफॉर्मेंस का इशू, जो है अहलियत सलाहियत की जो मैंने बात की थी। इस टीम के साथ जो इमरान खान ने बनाई हुई है, मरकज़ में हो सूबे में हो, इस टीम के साथ तो वो कोई कुछ अचीव नहीं कर सकता। जहाँ नाअहली का आलम ये हो कि पेट्रोल आप सस्ता करें और पेट्रोल मार्केट से दुगनी कीमत पे भी ना मिले, यानी
70 रुपये 75 रुपये कीमत है और 150 रुपये में नहीं मिल रहा, क्या फ़ायदा? और हुकूमत यकीनी नहीं बना पा रही उसको। अच्छा, गंदम जो है इस वक्त मई जून के महीने में हर घर में जो देहात में बसता है, हर घर में गंदम होती है, रखने की जगह नहीं होती, और गंदम जनाब 2000 रुपये मन जो है वो बिक रही है। जब नाअहली, ये सारी नाअहली है, इसमें कोई मैनेजमेंट का इशू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है कि नाअहल लोग बैठे हुए हैं, खा वो ज़िली सतह पे हैं, खा वो सूबाई सतह पे हैं, उनकी गिरफ्ती नहीं है मामलात पे, और जो भी आप अच्छा इकदाम करते हैं वो आपके गले पड़ जाते हैं। आप जो काम अवाम की भलाई के लिए करते हैं वो आपके गले पड़ जाता है, आपको लानत मलामत होती है और अवाम को मुश्किल पेश आती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जैसा भी बजट बना के पेश कर असर होगा, फायदा होगा, कोई फ़ायदा होगा और अवाम को कोई ये। अब तो बजट तो आ गया, अब क्या होना क्या चाहिए, क्या किया जा सकता है इस पर? आबिद हसन साहब और ये साहब दोनों अपनी अपनी राय का इजहार दीजिएगा। मैं दिलाना चाहता हूँ जी मियाँ साहब, मुख्तसरन सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें पाकिस्तान में इखलाकियात की बड़ी कमी है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है कि आपके 90% बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो रहे हैं या वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और उनको सपोर्ट करने के लिए कोई मदद या माली मदद देने की ज़रूरत नहीं है, उनको एनवायरनमेंट दे। SMEs का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं बात ये करूँगा कि देखें, बात ये टू द पॉइंट अगर हम बात करें ना, इस वक्त आपको बिजली और गैस जो है वो इंटरनेशनली उसकी कीमतें कम हो चुकी हैं, आप उसको 50% कम करें ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। आप SMEs को सपोर्ट करें, SMEs के लिए बहुत सारी स्कीमें स्टेट बैंक ने दी हुई हैं, वो स्कीमें जो है वो कंपेटिबल नहीं है, वो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप अगर SMEs को सपोर्ट करेंगे, आप ख्वातीन को सपोर्ट करेंगे, और उनको कोई लंबे चौड़े पैसे नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप कोलेटरल का इशू है, वो पैसे लेके और वापस देना चाहते हैं, उनको कोई 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। कई मरतबा हुकूमत कारोबारी तबके के साथ बैठी है, उनके मसाइल, उसके लिए उनकी रिकमेंडेशंस को मियां साहब सुना है, इन तमाम रिकमेंडेशंस को हुकूमत ने, इन तमाम रिकमेंडेशंस को कई मरतबा सुना है हुकूमत ने औरिया साहब, लेकिन इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? क्या हुकूमत के बस में नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे हालात ख़राब हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करना, जिन कौमों ने डेवलप करना है, हमारे सामने कौमें हैं, उन्होंने 5-5 साल पहले अपने ख्वाब देखे, 5-10 साल के अंदर मुकम्मल करा दिए। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन 1.5-2 मिनट का आपको देता हूँ। आप जनूबी कोरिया की आप उसकी इकॉनमी को देख लें, आज से तकरीबन 25 साल 30 साल पहले हमारे ऊपर $30 अरब का डेट था, उसके ऊपर $120 अरब का डेट था। हमारी सियासत की सूरत हाल ये थी कि हमारे यहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं थी। वहाँ 24 साल के अंदर 19 प्राइम मिनिस्टर आए थे, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ बिखेरी थी, उन्होंने 9 तरामीम की थी। वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि हमने 17 दिन की एक जंग लड़ी, तो उन्होंने 4.5 साल नॉर्थ कोरिया के साथ जंग लड़ी। उनका जो बजट था, हमारा $4 अरब का बजट था, उनका $12 अरब का फौज का बजट था। इन सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। 90 आर्टिकल से लेके 110 आर्टिकल तक उन्होंने मुकद्दस बना दिए कि ये एक स्टील फ्रेम है, आंधी आती जाए, सियासतदान आते जाएं, जर्नैल आते जाएं, जनरल एक सदर को कत्ल भी कर दिया जाए, कुछ भी हो, ये पहिया चलता रहे और स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम रखा जाए। उन्होंने यहां से 1955 का प्लान उठाया और फिर उसका तब्दील नहीं किया। आज वो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज के अंदर है, अपनी तमाम तर जंग के बावजूद, अपनी तमाम तर फौज के बावजूद, अपनी तमाम तर डेट के बावजूद, अपनी तमाम तर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद, उन 24 साल में 19 प्राइम मिनिस्टर, ये है सरदिल। बिल्कुल सही है। औरिया साहब वहाँ प्रेसिडेंट पार्क ग्योन को ऐवान सदर से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आबिद साहब, अब क्या होना चाहिए सर? बजट तो आ गया, क्या आप रिकमेंडेशन? आई थिंक जिस तरह कान से खींच के निकाले हैं जी, दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो जो साहब कह रहे हैं कि 100% फोकस होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस किसी तरह रीस्टार्ट हो, ठीक है ना, वो 100% फोकस फ्रॉम DC, AC, चीफ कमिश्नर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी एक सिंगल माइंडेड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि ये 1000 अरब जो है एडिशनल रेवेन्यू, ये आप टैक्स से ना लें, आप एक्सपेंडिचर कट करें, आप वेल्थ टैक्स पे लगाएं, आप SOEs का रिफॉर्म करें, वहां से आराम से आपको 300-400 बिलियन मिल सकता है।
तो ये अगर आप कर लें और ताकि ये इकॉनमी का पहिया चले, आई थिंक दोज आर इम्पोर्टेंट टेकअवेज। बहुत शुक्रिया आबिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब और या मकबूल जान साहब। बजट के बारे में मुख्तलिफ तरह की ओपिनियंस हैं और हमारे माहिरीन ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। जो असल बात करने की है वो ये है कि हुकूमत एक पॉलिसी बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे और कारोबारी तबके के साथ बैठ के जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं और फिर उसको उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।